जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप अपनी राय देने के लिए कमेंट कीजिएगा। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन हैं जो कि वर्णमाला चैप्टर से हैं। तो उम्मीद है आप क्लास को पूरी देखेंगे। जिसके पास समय कम होगा वह थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख लेगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ऊ और ऑप्शन डी है ओ। तो देखिए ये सभी क्या हैं, चारों के चारों दीर्घ स्वर हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है वह ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा ओ। क्या ओ जो है वह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की ही होंगी। कितनी? 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? एक स्वर ध्वनि हो जाएगी और एक व्यंजन हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमें बताना है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन हमें 2 का ही प्रयोग होता है। क्या? लेकिन 2 का ही प्रयोग होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। पहला होगा लघु या ह्रस्व। जब हम छंद पढ़ते हैं तब वहाँ हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन लघु या ह्रस्व होगा। दूसरा दीर्घ हो जाएगा और तीसरा क्या होता है? प्लुत होता है। क्या? प्लुत स्वर होता है। तो ये 3 हमारे हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ह्रस्व, दूसरा हो जाएगा दीर्घ, तीसरा हो जाएगा प्लुत। अगला क्वेश्चन है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमें बताना है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4 या 6। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितने? 3। कौन कौन से? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है यानी दूसरा पश्च स्वर, तीसरा होता है मध्य स्वर। तो ये होते हैं जिह्वा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक
वर्णों के मेल को कहते हैं। जब एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक कह रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को इस ऑप्शन के अनुसार क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि कोई भी व्यंजन होता है वह बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता है। यानी कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसमें स्वर समाहित होता है, तो इसलिए व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, कंठ से या मूर्धा से या तालव्य से या ओष्ठ से। तो यहाँ पर इ, च, छ, ज, झ और ञ का उच्चारण आप सभी जानते हैं तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य से होता है। अब इसी क्वेश्चन में जैसे एक साथ 7 वर्णों को दिया है, लेकिन एक एक वर्ण देकर भी पूछा जा सकता है इनका उच्चारण कहाँ से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर स्वतंत्र भी होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, हमें बताना है इसमें दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। इ, ई, ए, ऐ। तो ये तीनों हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे और जो ह्रस्व ई दिया गया है यानी ऑप्शन ए वह हमारा दीर्घ स्वर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अंतःस्थ यानी अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है उसका हमें चयन करना है। गा, जा, वा, सा। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन कौन हो जाएगा? वा हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन ये चारों वर्ण होते हैं। इनकी संख्या पूछी जाए तो आप 4 पर टिक कर दीजिएगा। कितने पर? 4 पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? हमें बताना है कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। खा, गा, घा, ठा। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए ट्रिक क्या है, देख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं अल्प, तो अल्प में क्या है? 3 है, आ और ला और पा। तो हो जाएगा 3 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा, पहला या 5वां होना चाहिए। तो इनमें इन विकल्पों को देखते हुए गा देखिए, का, खा, गा। गा जो है क्या है? वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। हमें बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। जा, का, चा या टा, इन 4 विकल्पों में से चयन करना है। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनको आपको पहली बार तो जानना होता है। तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसकी भी ट्रिक है। जैसे घोष और आघोष होता है। अगर हम लिखें आघोष तो उसमें 3 वर्ण आते हैं, लेकिन जब घोष लिखते हैं तो 2 वर्ण आते हैं। कितने? 2। तो इस यहाँ पर करिए 2 में 3 कर दीजिए और 3 में 2, यानी घोष है तो यहाँ पर तीसरा, चौथा और 5वां वर्गीय व्यंजन का, यानी यहाँ 3 वर्ण आएंगे और भी आएंगे, जैसे अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा और सभी स्वर। तो अब हमें देखना है कि वर्गीय व्यंजन में तीसरा, चौथा, 5वां में से होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो पहला है जा, तो जा क्या है? चा, छा, जा, यानी तीसरा वर्ण है। तो राइट आंसर हमारा जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अ, आ, इ, उ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब वर्णों का उच्चारण करें तो हमारे दोनों ओंठ आपस में टच जब करें तो वही वर्ण हमारा ओष्ठ वर्ण होता है। तो आप देखिए उ, 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 जब उ बोलते हैं तो ओंठों का ही प्रयोग होता है। क्या होता है? ओंठों का प्रयोग होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है। अब हमें बताना है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। या, सा, हा, अड़ा। तो काकल्य वर्ण किसे बोलते हैं? हा को बोला जाता है। किसको? हा को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से, दांत से, मूर्धा से, तालु से। तो जो या होता है उसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। किससे? तालु से होता है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रा का विवरण है, यानी रा कैसा वर्ण है ये हमें देखना है। वय यानी वत्स होगा। वर्ष क्या? वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। वर्ष, पार्श्विक, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पार्श्विक हो जाएगा। यहाँ पार्श्विक होगा। तो ये जो है वह नहीं, वर्त से ही सब जगह लिखा हुआ है। सघोष, माघोष व्यंजन। वर्ष, संघर्षी, आघोष, अल्प प्राण व्यंजन। वर्ष, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। तो सबसे पहले देखना है ला क्या है। ला को हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं। क्या? लुंठित बोलते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन ए में लुंठित है। पार्श्विक व्यंजन ला होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। अब देखिए संघर्षी व्यंजन में क्या आते हैं? तीनों सा आते हैं, तो संघर्षी भी खत्म हो जाएगा। और स्पर्श में क्या आता है? स्पर्श व्यंजन में या स्पर्शी व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक आता है? का से माँ तक आ जाएगा अगर स्पर्शी व्यंजन लेंगे, तो ये भी नहीं होगा। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अब अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं आप जानते हैं? या, रा, ला और वा। ये कितने हो गए? ये हो गए 4। कितने हो गए? 4।
अब पूछा है ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म कितने होते हैं? ऊष्म भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तीनों सा और हा। तो ये भी कितने हुए? 4। 4 4 मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद यानी दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? हमें यह देखना है। तो क्या होगा आपको ध्यान पूर्वक देखना है। जैसे दीर्घ में क्या है? पहले दा है, लेकिन इसमें री है तो प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद गा हो जाएगा। गा में क्या होगा? हलंत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता नहीं बोला जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यानी अब जहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं ऑप्शन ए हमारा सही हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सघोष वर्ण है। अब सघोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष को ही सघोष कहा जाता है। किसको? घोष को ही सघोष कहा जाता है। अभी अभी बताया था घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीसरा आता है, चौथा आता है और पांचवा आता है। क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अब इनको पढ़िए। और कौन सा आता है? पा पहला हो जाता है, था दूसरा हो जाता है, पा फा बा, बा क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो हमारा राइट आंसर बा हो जाएगा। अगला है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो अभी अभी पीछे ही बताया गया था कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है कि तीनों सा होते हैं। क्या? तीनों सा होते हैं और हा होता है। तो ऊष्म व्यंजन हमारा ऑप्शन ए हा हो जाएगा। फिर से आ गया है शुद्ध वर्ण विच्छेद। अब उद्यान किस प्रकार से लिखा जाता है यह देखना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऊ आ जाएगा। क्या आएगा? ऊ आएगा। उसके बाद क्या आता है? ध्यान। तो प्लस दा आएगा, लेकिन दा के नीचे क्या हो जाएगा? हलंत हो गया। फिर क्या आएगा? या आएगा, लेकिन या में भी क्या होगा? हलंत होगा। क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। फिर क्या आएगा? दीर्घ आ आएगा। फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद दीर्घ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा। और ना में भी क्या होगा? हलंत होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? आ जाएगा। तो आपको अब देखना है कि इस प्रकार से कहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए दा और या को अलग नहीं किया गया है, यहाँ पर अलग किया गया है, लेकिन दीर्घ आ नहीं है। डी में भी दीर्घ आ नहीं है। अब बचा क्या हमारा? ऑप्शन सी बचा। क्या बचा? ऑप्शन सी बच जाता है। तो लेकिन सी में क्या है कि चलो या में हलंत नहीं था, लेकिन फिर भी या को हम मानते हैं, तो यानी बाकी सब गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। अब टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण नहीं आते हैं उसका चयन करना है। तो देख लीजिए टा में कौन सा नहीं आता? टा आता है, ठा, डा, ढा और ड़ा। इनके अलावा जो लिखा होगा वही वर्ण नहीं आता है। तो यहाँ पर धा लिखा है। क्या लिखा है? धा लिखा हुआ है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की
कुल वर्ण लिपियाँ हैं? क्या हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं? तो आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा में कितने वर्ण आते हैं, कितनी लिपियाँ हैं? 44, 43, 52 यानी 52, 48। तो आपको सभी को पता है 52 होता है। क्या 52 होता है, यानी 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं या वे हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर। तो देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। क्या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर है उ, ऐ, आ, ए। तो कौन सा हो जाएगा अर्धविवृत के अंतर्गत? ऐ हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? हमें देखना है कि सभी स्पर्श व्यंजन होने चाहिए। अब देखिए, ऑप्शन ए में रा दिया गया है। क्या रा दिया गया है, जो कि यह क्या है? स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में देखिए, या दिया गया है और सा दिया गया है, या दिया गया है और सा दिया गया है। तो या क्या होता है? अंतस्थ में आ जाता है, लेकिन सा जो दिया गया है वो उसमें आता है। इधर नहीं लिख के दा है और कामर रा लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन बी 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। डी पे हा दिया गया है और सा दिया गया है। हा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। सा क्या है? होश व्यंजन है। रा क्या है? रा अंतस्थ व्यंजन है। तो डी भी नहीं होगा। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर माँ तक होता है, यह आपको ध्यान देना है। स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होता है? का से माँ तक होता है। का से माँ तक। अब आगे देखते हैं, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग। अब हमें चयन किसका करना है? महाप्राण। तो देखिए, महाप्राण में क्या होता है कि महा लिखा हुआ है, यानी माँ और हा 2 हैं। तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आना चाहिए। क्या? दूसरा और चौथा वर्ण आना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या आता है? ऊष्म व्यंजन आता है, यानी तीनों सा और हा आएगा। अब जिस ऑप्शन में दूसरा वर्गीय व्यंजन का दूसरा, चौथा और तीनों सा और हा होंगे इतने में, तो वही हमारा महाप्राण होगा। अब देखिए, का, खा, खा क्या है? दूसरा है। छा क्या है? दूसरा। ठा क्या है? दूसरा। तो इसमें क्या है कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? सही हो रहा है। क्या? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर डा दिया गया है जो कि तीसरा वर्ण होता था। अब इसमें माँ दिया गया है जो कि 5वां वर्ण होता है। इसमें या दिया गया है जो कि अंतस्थ व्यंजन होता है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा युग्मक ध्वनियाँ हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी युग्मक ध्वनि हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वा व्यंजन है। क्या? वा व्यंजन है। कैसा? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है या अघोष व्यंजन है? तो आप सभी जानते हैं वा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। कैसे? या, रा, ला और वा, ये तीनों
ये चारों वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म के अंतर्गत आपको अभी भी बताया गया था कि तीनों सा और हा आता है, और महाप्राण में अभी बताया गया दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आता है, और आघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण आएगा। क्या? पहला और दूसरा वर्ण आएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह विराम लिए गए हैं। क्या? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह विराम लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं आपको ध्यान देना है। तो जैसे लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का 30वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या पाफा बाभा मा व्यंजन होते हैं? दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठ व्यंजन। तो जब पाफा बाभा मा का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठों का प्रयोग होता है। आप सभी बोलकर देख सकते हैं। तो क्या होता है? ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ व्यंजन वर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। तो क्लास को पूरी देखा कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।